बीती रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रनों का ऐसा तड़का लगाया कि पंजाब मेल ठप पड़ गई। जय वीरू की जोड़ी यानी डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ने 160 रनों की तूफानी साझेदारी करते हुए रनों का पहाड़ बना दिया और पंजाब को 202 रनों का लक्ष्य मिला। जवाब में हैदराबाद के गेंदबाजों ने राशिद की अगुवाई में पंजाब की जमकर फिरकी ली। निकोलस पूरन की 17 गेंदों में लगाई गई सीजन की सबसे तेज हाफ सेंचुरी को छोड़ दिया जाए तो पंजाब के सभी बल्लेबाजों की रंगत फीकी ही रही। रिजल्ट यह रहा कि उसे 6 मैचों में 5वीं हार मिली। एक लाइन में कहा जाए तो टीम का नाम तो किंग्स है, लेकिन इनकी हालत फकीरों जैसी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर संजीव जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर जारा की टीम कहाँ मात खा रही है, क्या ऐसा किया जाए कि उसे जीत की पटरी पर लाया जा सके और पिछली रात क्या ऐसी गलतियां रहीं जिनसे टीम उबर नहीं पाई। नमस्कार सर। नमस्कार। जी, जैसा कि आपने बातचीत से ठीक पहले आपने एक वन लाइनर आपने टीम के बारे में दिया था कल के मैच को लेकर कि नाम तो किंग्स है, लेकिन हालत फकीरों जैसी है। बिल्कुल पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर हैं। जी। देखिए, ये सही है। टीम अगर कहीं आपकी लड़ती है और खेलने जाती है, किंग है, अगर आप अपनी सेना को लेकर जाते हैं तो अकेला किंग नहीं जिता सकता, पूरी सेना को खेलना होता है। और उसी तरह यहाँ पर अगर केएल राहुल ने बहुत अच्छा खेल दिखाया और अपनी टीम को आगे लेके बढ़ रहे हैं तो टीम लगती है कि बहुत अच्छी है। लेकिन केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर टीम उबर नहीं पाती है। अभी देखिए, कॉन्फिडेंस की भी कमी हो गई है इस टीम में। अगर आप लगातार 4 मैच हारते हैं तो आपके ऊपर अब प्रेशर ही प्रेशर है। आगे आने वाले मैचेस आपके लिए आसान नहीं होने जा रहे हैं। आपको जी। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा और इन तमाम हार को भूलकर उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना होगा। कल के मैच की अगर हम बात करें तो देखिए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो होता है कि कभी कोई एक बॉलर है, उसने धड़ाधड़ 3-4 विकेट ले लिए और अपनी टीम को एक तरह से हारा हुआ मैच जिता दिया। उसी तरह कभी कभी बैट्समैन आता है, तेवतिया ने जैसे एक दिन एक ओवर में 5 6 मार दिए और एक तरह से हारा हुआ मैच अपनी टीम को जिता दिया। लेकिन वो तेवतिया हर रोज नहीं कर सकते, वो कोई बॉलर हर रोज नहीं कर सकता। पूरी टीम को खेलना होता है। एटलीस्ट आपके 2-3 ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए, एक दो बॉलर होने चाहिए, एक दो बैट्समैन होने चाहिए और सपोर्ट एक्ट जरूर होना चाहिए। जैसे अगर आप देखें, अगर स्कोर कार्ड, तो पूरे स्कोर कार्ड में बैटिंग में सिर्फ निकोलस पूरन नजर आ रहे हैं जिनके 77 रन हैं। बाकी आप देखें तो 11-9 और 2 11-11 छोड़ दें, केएल राहुल के 11 रन थे और प्रभ सिमरन के 11 रन थे। बाकी कोई भी डबल डिजिट में नहीं पहुंचा और इस तरह से मैच नहीं जीता जाता। जब आप 200 रन प्लस का टारगेट चेज कर रहे हैं तो आपको एक निकोलस पूरन है तो एक और होना चाहिए था आपको बैटिंग में सपोर्ट देने वाला, जैसे कि जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर ने कल शुरुआत की। जॉनी बेहद ही शानदार फॉर्म में थे और गजब के स्ट्राइक कर रहे थे हर एक बॉल को, और वहां पर डेविड वार्नर उनको सपोर्ट कर रहे थे। वो एकदम से उन्हीं की तरह खेलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अगर आप देखें स्ट्राइक रेट तो 130 के आसपास है डेविड वार्नर का और 176 के आसपास है जॉनी बेयरस्टो का। तो वो एक तरह से सपोर्ट रोल में थे, दोनों हड़बड़ी नहीं दिखा रहे थे। 40 बॉल पर 52 रन डेविड वार्नर बनाए। कई बार ऐसा भी होता है कि 40 गेंदों पर 80 रन बनाते हैं, बट वो बहुत ही एक सपोर्टिंग रोल में थे। तो इस तरह से टीम जीतती है। और उसके बाद जिस मुकाम पर उन्होंने छोड़ा, लगातार कुछ विकेट गिरे। 160 पे पहला विकेट गिरा उनका, 161 पे 3 विकेट गिर चुके थे, बल्कि 173 पर 4 विकेट निकल गए थे। तब ऐसा लग रहा था कि क्या पता टीम 180-85 तक रुक जाएगी। लेकिन फिर नीचे जो अच्छी शुरुआत थी उसको आगे बढ़ाया। नीचे आकर केन विलियमसन ने 10 गेंदों पे 20 रन बनाए और 6 गेंदों पर 12 रन बनाए अभिषेक शर्मा ने। तो ये जो एक छोटा मोटा एक्ट उन्होंने प्ले किया लास्ट में, तो इसलिए उनकी जो कहे तो उनकी पारी हिट हो गई, उनका 200 प्लस का स्कोर चला गया। आप वही देखिए, दूसरी तरफ की शुरुआती विकेट अगर जल्दी निकल गया तो उसके बाद से विकेट पर कोई टिक नहीं सका। एक निकोलस पूरन अकेले पड़ गए। उन्होंने कल बहुत ही अच्छी पारी खेली,
बट वहां पर उनको सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं बात यही कर रहा हूं कि टीम है तो टीम की तरह खेलेगी, एक दूसरे को कोऑपरेट करेगी, एक विकेट पर कोई बैट्समैन रहेगा, अगर कोई अच्छा खेल रहा है उसको सपोर्ट करेगा। इसी तरह बॉलर्स में अगर एक तरफ से कोई बॉलिंग अच्छी कर रहा है तो दूसरी तरफ से भी बॉलिंग अच्छी करनी होगी, प्रेशर बनाना होगा, तभी टीम जीतेगी। वरना इस तरह से किंग्स तो गरीब ही रह जाएंगे और ये मुफलिसी में ही रह जाएंगे। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो एक तरफ तो जो है डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो थे ही, दूसरी तरफ राशिद खान थे। सिर्फ 12 रन देकर उन्होंने जो है जितनी अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में टी20 में जो है सिर्फ 12 रन देकर और 3 विकेट चटकाना, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। देखिए, राशिद खान की भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है और अगर देखें तो इतनी कम उम्र में ही वो टॉप, दुनिया के टॉप स्पिनर में माने जाते हैं, उनकी गिनती शामिल हो होती गए। है। जी, वो भी 20 साल के हैं राशिद खान। और जी, जी। दूसरी तरफ देखें तो रवि बिश्नोई है। रवि बिश्नोई लगभग उन्हीं की उम्र के हैं और लेकिन तजुर्बे में राशिद खान ज्यादा है। राशिद एक चीज़ खान और है इसमें। जी, जी, मैं दुनिया यहाँ भर थोड़ा-सा की आपको लीग। रोकना चाहूँगा कि एक चीज़ और है कि जिस तरह से जो है राशिद खान का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह से जो है रवि बिश्नोई या किसी अन्य स्पिनर को जो है इस्तेमाल नहीं करता है कोई कप्तान। आप हाँ, ये जी, बहुत ही देखिए, बहुत ही नहीं, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, कप्तान अगर स्ट्रेटेजी बनाकर बहुत ही वहां पर दिमाग लगा के इस्तेमाल करे तो एक उदाहरण अभी सामने है। दिनेश कार्तिक ने जिस तरह से इस्तेमाल बिल्कुल, किया बिल्कुल। सुनील नरेन का, सुनील नारायण, तो वरुण वो भी है। चक्रवर्ती। जी, यहाँ पर तो चकित हूं मैं कि टीम के पास, किंग्स इलेवन के पास अनिल कुंबले जैसा एक महान स्पिनर है और जी। तमाम रिकॉर्ड, तमाम अनुभव उनके पास है और उनकी देखरेख में सब कुछ हो रहा है। तो रवि बिश्नोई इम्प्रेस तो करते हैं, विकेट भी लिया उन्होंने, बट जी, जिस तरह से राशिद खान का उपयोग किया गया, जैसा आपने सही कहा, उस तरह से उपयोग करना कुछ और समय लगेगा। और मुझे लग रहा है कि जो जो मैच आगे खेलते जाएंगे, तजुर्बा बढ़ता जाएगा। अंडर 19 से निकल कर आए हैं, बहुत बड़े बड़े बैट्समैन को बॉलिंग करना अभी उनको बाकी है। राशिद खान ने इसी उम्र में दुनिया भर की लीग में खेल के काफी सारा अनुभव हासिल किया। और देखिए, आप, ऐसा नहीं है कि जो राशिद खान जो कर रहे हैं वो वही कर सकते हैं और बिश्नोई जो कर रहे हैं वो राशिद खान जैसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये अनुभव से आता है। और राशिद खान इस पिच पर हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि सेकंड बॉलिंग कर रहे थे और वहां मुश्किल होता है। इस तरह से हम देखते हैं, जिस तरह से ड्यू फैक्टर आ जाता है, वहां ग्रिप में दिक्कत होती है दिक्कत और होती है। बहुत जी। परेशानी होती है, लेकिन उस पर भी कंट्रोल पाया और 4 ओवर में एक मेडल भी रखा, 12 रन देके 3 विकेट। और ये प्रदर्शन काफी है आपकी टीम को, जबकि आपकी टीम ने 200 रन बनाए हैं एडवांटेज दिलाने के लिए और एक बड़ी जीत दिलाने के लिए। और आप देखिए, उधर उधर देखिए ना, बॉलर स्पिनर ने अच्छा बहुत किया ना, आपके फास्ट बॉलर्स अच्छा कर सके। अब मैं बात करूं, रवि बिश्नोई ने अगर 3 विकेट लिए तो लगभग 30 रन भी दिए। शेल्डन कॉटरेल शुरुआत ही अच्छी नहीं रही उनकी, 3 ओवर में 33 रन दिए। मुजीबुर रहमान को लेके आए थे, 4 ओवर में 39 रन दिए। और इसी तरह मोहम्मद शमी का ऑफ डे था, 4 ओवर में 40 रन दिए। तो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से तमाम बॉलर्स दे रहे हैं। मैक्सवेल भी बहुत महंगे रहे, 2 ओवर में 26 रन दिए। तो 26 रन आप दिए। ना स्पिनर चला, ना पेस बॉलर चला। और जबकि आप दूसरी तरफ देखें तो हर बॉलर जिसने भी गेंद डाली सक्सेसफुल रहा और बैट्समैन को जिसको भी मौका मिला उन्होंने बहुत अच्छा किया और एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की। तो फर्क यही है, वहां पर सबने पूरी टीम की तरह प्रदर्शन किया। और इधर किंग्स की बात करें तो एक निकोलस पूरन चले और बॉलर्स में देखें तो 3 विकेट जरूर लिया बिश्नोई ने, बट दूसरी तरफ से साथ देने वाला कुछ उस तरह का नहीं रहा। बिल्कुल सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी है। एक देखिए, बल्लेबाजी फेल रही, आपकी फील्डिंग फेल रही, बॉलिंग फेल रही। इसके बाद जो मैदान पर रनिंग बिटवीन द विकेट कोऑर्डिनेशन
बिना कोऑर्डिनेशन के हो नहीं सकता बेहतर, वो भी खराब रही। 2 बल्लेबाज जिनके रन आउट हुए, मयंक अग्रवाल ओपनर और उसके बाद जो है ग्लेन मैक्सवेल, दोनों ही बल्लेबाज जो है रन आउट हुए हैं। तो ये अनलक तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं से ये ओन गोल भी है। बिल्कुल सही टर्म इस्तेमाल किया आपने कि आप अपनी तरफ ही गोल कर दें। ये फुटबॉल में हम जैसे देखे, जी, हॉकी में देखे कि आप सेल्फ गोल कर दें, ओन गोल कर दें। तो ये उसी तरह से अगर आप 2 बड़े बैट्समैन इस तरह से रन आउट हो जाते हैं और ये कोऑर्डिनेशन की भी कमी है, कॉन्फिडेंस की भी जब कमी आ जाती है, अगर आप जीतते रहते हैं, अगर आपका सब दांव सही लगता रहता है, तो आप कई बार गलत भी करते हैं तो वो सही हो जाता है। तो जी, यहाँ पर जब कॉन्फिडेंस शेक करता है कई बार, तो 1 सेकंड का भी आपको दिमाग में आया, इफ बट आ गया, तो आप वहां रन आउट हो जाते हैं। जी, वही चीज है कि देखिए इस टीम के सामने अब बहुत चुनौतियां हैं। 4 लगातार मैच और ओवरऑल 5 मैच हार चुके हैं और जी, ऐसी स्थिति में जहां पर वो 6 मैचों के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स लेकर टेबल में सबसे नीचे हैं। पीछे हैं। आगे आने वाले मैचेस में उनको हर मैच चैलेंज है और ये आसान नहीं होगा, सही कॉम्बिनेशन बनाना होगा। और मेरे ख्याल से अब तक जो मैच उन्होंने 6 खेले हैं, 16-17 खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। तो बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल। 11 भी सही नहीं बना पाए हैं। तो ये जी, भी उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि आने वाले मैचेस में वो ऐसा 11 उतारे जो उनको जीत दिला सके। जी, चलते-चलते एक सवाल और आपसे लेते हैं कि अ, क्रिस गेल शायद कुछ उनको फ़िटनेस की समस्या थी इसलिए नहीं खेले, लेकिन अब क्या है ऐसा प्लेइंग 11 में ऐसा क्या केएल राहुल करें कि जो ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लौटे, बल्कि उनको एक बेहतर जीत मिले, बड़ी जीत मिले जिससे कि वो पॉइंट्स टेबल में फिर से वापस चढ़ सकें। क्योंकि बिल्कुल मुंबई बड़ी इंडियंस ने जीत ऐसा आने 2014 में किया था। जी, उसको दोबारा जो है करना जो है मुश्किल टास्क है इस टीम के लिए। जी, हाँ, देखिए ये बड़ी जीत भी ज़रूरी है, जीत ही नहीं बड़ी जीत भी ज़रूरी है, क्योंकि नेट रन रेट अगर आपका बहुत कम हो जाता है, तो आपके जी, अंक भी रहते हैं, तो दूसरी टीम अगर बराबर अंक है तो आगे निकल जाती है, तो ये भी चाहिए होगा। और सही कहा आपने कि क्रिस गेल का खेलना ज़रूरी है अब, मुझे लग रहा है। और कल वो लगभग खेलने वाले थे, जैसा कि अनिल कुंबले ने बताया कि जी, लेकिन मैन मैच से पहले फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए और इस वजह से 11 में नहीं आ सके। तो जी, यही करना होगा कि केएल राहुल या मयंक अग्रवाल शुरुआत करें क्रिस गेल के साथ। तो क्रिस गेल भी बैठ बैठ के थोड़े से मुझे लग रहा है कि परेशान हो गए होंगे और वो और हो गए खेलना होंगे। ही नहीं चाहेंगे, बल्कि रन भी बनाना चाहेंगे और बड़े रन बनाना चाहेंगे। और बड़ा चैलेंज होता है, तो ये खिलाड़ी बहुत बड़ा है, वो बहुत रन बनाता है, ये हम सभी जानते हैं। तो केएल राहुल अगर उनको सिलेक्ट करते हैं तो उनको शायद नंबर 3 पे आना होगा और इसके बाद मयंक अग्रवाल और उनसे ओपन कराने का सोचना होगा। फिर निकोलस पूरन तो रहेंगे ही। ग्लेन मैक्सवेल को आप ड्रॉप कर सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को शामिल करेंगे, हटाएंगे तभी क्रिस गेल को क्रिस शामिल गेल कर आ सकते सकते हैं। हैं। जी, जी, उसके अलावे अगर आपको लगता है कि शेल्डन कॉटरेल को हटाने की जरूरत है, तो एक और आप विदेशी खिलाड़ी को ला सकते हैं, क्योंकि शेल्डन कॉटरेल जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, उस मोमेंटम को अब बनाए रखने में सफल नहीं है। शायद उसका असर होगा जब 1 ओवर में उन्होंने इतने सारे रन दे दिए थे, पिट गए थे एक मैच में, उसके बाद से शायद उनका कॉन्फिडेंस शेक किया हुआ है। तो उनको आप बाहर बिठा सकते हैं, आराम दे सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस है, आप टीम में नए खिलाड़ी को मौका दे सकते बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखते हैं कि अगले मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब किस रणनीति और किस प्लेइंग 11 के साथ उतरती है। और आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। चर्चा और परिचर्चा का दौर यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन देखते रहिए। धन्यवाद।